हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नम्रता एंड वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि नाम से समझ में आता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। कुछ कायदे, नियम या कुछ जो नॉर्म्स होते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपल्स, यानी इनको कहते हैं हम एक तरीके से सिद्धांत। और अकाउंटिंग, लेखांकन, लेखांकन इसको कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो लेखांकन के सिद्धांत हैं ये, ठीक है। यानी लेखांकन करने में, लेखा करने में हमें जिन रूल्स, नियम को फॉलो करना होता है वे ही प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में जीने के लिए कुछ आधार, कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें कुछ सिद्धांतों की, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। बिना इनके हमारी अकाउंटिंग वायलेट हो जाती है। तो इसमें ये दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ, यानी एक तरीके का ये कानून है, एक जनरल कानून है। और रूल्स, और कुछ तरीके के नियम हैं ये। अडॉप्टेड एंड प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। यानी कि ये एक तरीके के नियम, कायदे, कानून हैं, कुछ एक तरीके का नॉर्म्स हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है जब भी कभी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इनके मद्देनज़र ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है, वरना हमारी अकाउंटिंग वायलेट हो जाती है। दे आर रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। ये वे नियम हैं जिन्हें हर कोई अकाउंटेंट अपने काम में, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए फॉलो करता ही करता है। दे आर नॉर्म्स और द रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। ये एक तरीके के ऐसे नियम हैं जिनको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस करते समय हमें ध्यान रखना होता है, जिन्हें फॉलो करना होता है। दे आर कॉमनली नोन एज गैप। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ICAI के द्वारा इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम दिया गया है, ठीक है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस क्या होते हैं। तो देखिए, दीज आर बेसिक फंडामेंटल्स और अजम्पशंस विच एवरी अकाउंटेंट अज्यूम टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस वे नियम हैं जिनको हम ये समझ के चलेंगे कि हर कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय इन्हें फॉलो तो कर ही रहा होगा। यानी कि ये एक फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, हम अज्यूम करके चलेंगे कि इन नियमों को तो हर कोई बिजनेसमैन फॉलो करता ही होगा, ठीक है। विच एवरी अकाउंटेंट अज्यूम टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस, ठीक है। और ये है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में दे रखा है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। यानी ये कुछ ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनको कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी अकाउंटेंट ईयर बाय ईयर फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो नॉर्मली इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि उनकी जो अकाउंटिंग है वो अच्छे से प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है, देखिए गोइंग का अर्थ होता है चलते रहना और कंसर्न का अर्थ होता है बिजनेस का। तो किसी भी बिजनेस का निरंतर रूप से एक लंबे समय तक चलते रहना ही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है, इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी बिजनेसमैन के द्वारा ये अज्यूम करके हम ये मान के चलेंगे कि किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस अपना चालू जो किया है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चालू किया है, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रखा कि अगले साल बंद करना है या 5 साल बाद बंद करना है। तो किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाएगा तो एक निरंतर लंबे समय के लिए उसे चलाने के लिए सोचा जाएगा, ठीक है। तो उसी के आधार पे
फिर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उसी के आधार पे क्या, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड बाइंग ऑफ असेट एट देयर फुल कॉस्ट एंड ट्रीटिंग इट टू बी असेट नॉट एन एक्सपेंस। तो इसी के आधार पे जब भी हम कभी किसी असेट को बाय करेंगे तो उसे एक एक्सपेंस के रूप में नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि असेट एक लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली चीज़ है, इसीलिए असेट को हम इस असेट नोट करेंगे और एक्सपेंस को एक्सपेंस नोट करते हैं, लायबिलिटीज़ को लायबिलिटीज़ नोट करते हैं एंड इनकम को इनकम नोट करके चला जाता है। तो इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो भी कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस या इनकम होती हैं या रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंसेस इनकम होती हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट और क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, निरंतरता, ठीक है। तो इसका मतलब होता है निरंतरता, यानी कि जो भी कोई हम मेथड या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में, वो निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस साल हमने जो फॉलो की वो अगले साल चेंज कर दी, फिर नेक्स्ट अगले साल और चेंज कर दी, तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा चेंजेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम कोई मेथड या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसे कंटिन्यूस रखना चाहिए, उसे लंबे टाइम तक हमें फॉलो करते रहना चाहिए, यही हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी साल दर साल हमारे जो अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस हम जो फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, वो साल दर साल एक समान रहनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब भी हम कभी चार्ज करते हैं तो दो मेथड्स हम मेनली देखते हैं, एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीबी मेथड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो हमने एसएलएम मेथड से चार्ज कर दी, नेक्स्ट साल हम डब्ल्यूडीबी मेथड का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी कोई हम मेथड या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसे निरंतर रूप से लंबे टाइम तक हमें रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर क्या हम अपने प्रैक्टिसेस मेथड्स चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेथड्स चेंज, लेकिन वो किसी शर्त पे। अब शर्त जो है वो दो दे रखी है इसमें कि इफ़ लॉ रिक्वायर्स एंड एएस रिक्वायर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और लॉ। कोई कानून के मद्देनज़र अगर हमको ये लगता है कि हमें अपने मेथड्स प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहिए, या फिर एएस भी एक तरीके से कानून होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर ये हमें चेंज करने की कह रहे हैं, यानी कि नए नियम कानून चेंज हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने जो प्रैक्टिसेस हैं और मेथड्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से हम इनको बार बार चेंज नहीं करेंगे। और है फॉर मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, यदि कोई बिजनेसमैन या अकाउंटेंट जो है वो अगर अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर तरीके से दिखाना चाहता है तो भी हम कभी कभी अपने मेथड्स और प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा है कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट में यह है कि जब भी कभी हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, हमें तभी उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि जब वो सेटलमेंट होगा तब जाके हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट से मतलब मॉनेटरी सेटलमेंट जब होगा तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मोहन से 5,000 रुपये का कोई फर्नीचर लिया और पैसे अभी तक चुकाए नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे जब चुकाऊंगी तब उसे रिटर्न डाउन करूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मैं जब भी कभी उस ट्रांजैक्शन में एंटर हो गई तभी मुझे वो चीज़ रिकॉर्ड कर देनी होगी कि मैंने 5,000 रुपये का फर्नीचर मोहन से परचेज़ किया, ठीक है। तो पैसे चाहे मैं आज दूं या फिर कल दूं, तो इससे मैटर नहीं होता। मैटर उससे होता है कि जब कभी हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुए तो हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देना होता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है। आगे बता रखा है, दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम अपने असेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में। तो सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का हिंदी में कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है वो अलग होगा और बिजनेस वो अलग होगा, दोनों की अलग अलग
पहचान होगी, दोनों की अलग अलग एंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि इन दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी बिजनेस जो है वो अपने ओनर से सेपरेट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। नेक्स्ट है ओनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कैपिटल, यानी कि ओनर जो होता है उसे बिजनेस में एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा जो अपनी कैपिटल को एक तरीके से इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो कैपिटल शब्द है, ड्राइंग शब्द है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इस तरह के शब्द हैं वो इस प्रिंसिपल के ही वजह से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, इस प्रिंसिपल में एंटिटी के बारे में दे रखा होता है, पहचान, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, ओनर की आइडेंटिटी अलग होती है और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होती है। नेक्स्ट है इसी के कारण ओनर की कैपिटल को बिजनेस की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल्स ये सब चीज़ें शो की जाती हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो वैसे ही जब हमने ये समझा कि ओनर की अलग आइडेंटिटी है, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से अपनी कैपिटल, तो वो एक तरीके से क्रेडिटर हो गया बिजनेस का। तो बिजनेस को एज अ पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं ना, तो एज अ पर्सन अगर हम देखें बिजनेस को तो वो ये सोच रहा है कि इसने मुझे पैसा दिया है या फिर मैंने इससे पैसा लिया है, इसने मेरे ऊपर पैसा लगाया है, इतने इतने रुपए लगाए हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है मेरे, तो एक तरीके से उसको वो चुकानी होगी, तो इंटरेस्ट उसके बदले में उसे देनी होगी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं वो इसकी वजह से ही इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट है इसी के कारण ओनर की पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग ट्रीट किया जाता है। तो जो ओनर का जो पर्सनल एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस ना लिख करके उसे ड्राइंग ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के कारण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निर्माण होता है, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, ड्राइंग, ये जो शब्द हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। तो तभी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट आर मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऐसी जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म में हो, ठीक है, जिनमें मनी इन्वॉल्व हो, तो हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे बुखार हुआ या राम को बुखार हुआ तो वो ट्रीट किया जाएगा, वो लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वही रिटन डाउन होंगे, तो मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जिस देश में लेखा पुस्तक बनाए जाते हैं वहीं की करेंसी मुद्रा लेनी होगी। तो सीधी बात यह है कि जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया में रुपी चलता है, तो अगर इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो रही हैं बिजनेस की, तो उसमें रुपी जो करेंसी है उसको मुद्रा के रूप में लिया जाएगा। वैसे ही अकाउंटिंग में 3 व्यवहार होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड केवल मॉनेटरी बिहेवियर ही होता है, ठीक है। तो तीनों व्यवहारों में जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वही रिटन डाउन करा जाएगा, ठीक है, जिसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होगा। तो यानी कि वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, जिसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में क्या गिवन है कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स विच इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो लाइफ है बिजनेस की उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसे बांट दिया जाता है, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, यानी 12 महीने के, ठीक है। तो 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं हम, फिर अगले साल फिर 12 महीने की करेंगे, अगले साल फिर 12 महीने की, यानी कि हर साल हम अकाउंटिंग करते हैं। तो पूरी जो बिजनेस लाइफ है उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं। तो ये स्मॉल पीरियड्स 12 महीने 1 साल के होते हैं, चाहे कैलेंडर ईयर हो या अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो 2 तरह के से ईयर हम देख सकते हैं। एक तो कैलेंडर ईयर होता है, तो कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है, ठीक है। तो कई बिजनेस कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपना अकाउंटिंग करते हैं और कई जो है वो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से। तो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। तो ये है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जहाँ पे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और फिर तब उनकी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जैसा कि हमें नाम से समझ में आता है कि सब चीज़ें डिस्क्लोज करना, ठीक है। जो यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, यानी यूज़र्स हैं जो, उनको सारी चीज़ें अपनी अकाउंटिंग की बताना, ठीक है। तो ज़रूरी होता है जिससे कि वो अपना जो इंटरप्रिटेशन है और जितने डिसीजन हैं
वो तरीके से, अच्छे तरीके से ले सकें। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अंडरस्टैंडेबल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें अपने यूज़र्स को पहुंचानी होती है, जिससे उनका इंटरप्रेट करना, उनका डिसीजन लेना, उनका फोरकास्ट करना, अपने बारे में जजमेंट करना, अपने चीज़ों को लेकर वो इजी हो जाए। ठीक है, तो हमें, हमारी ड्यूटी बनती है बिजनेस की कि वो हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करे, सारी चीज़ें एक तरीके से प्रकट करे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल सिग्निफिकेंट यानी जितनी सब ज़रूरत की चीज़ें उन सभी को डिस्क्लोज करना रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी प्रिंसिपल की वजह से हम जर्नल एंट्रीज में नरेशंस को शो करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से हम क्या करते हैं, जब भी कभी जनरल एंट्रीज बनाते हैं ना, तो ब्रैकेट में नीचे नरेशंस को शो किया जाता है, तो वो इस प्रिंसिपल की वजह से ही हम शो करते हैं। नेक्स्ट, इसी के कारण कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुटनोट में शो किया जाता है। इसका मतलब जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती हैं उनको जब कभी हम अकाउंटिंग करते हैं तो लास्ट में कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को फुटनोट में शो करते हैं, तो वो भी इस प्रिंसिपल की वजह से ही, या ये प्रिंसिपल हमको ये करने के लिए बाधित करता है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या हो गया कि जहाँ पे हम अपने अकाउंटिंग के बारे में, अपने जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स हो रहे हैं उन सब के बारे में फुल्ली अपने यूज़र्स को डिस्क्लोज करें। ठीक है, जिससे वो उनके लिए इंटरप्रेट करना, जजमेंट लेना ईजी हो जाए। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे कि नरेशंस जो होती हैं वो किस प्रिंसिपल के आधार पर शो की जाती हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस गिवन रहेगा और जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की वजह से। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को हम शो करते हैं किस प्रिंसिपल की बेसिस पे, तो फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की बेसिस पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी शब्द का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी कोई हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं हमें उन्हें ही डिस्क्लोज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि एन आइटम इज़ रिगार्डेड एज मटेरियल और इम्पॉर्टेंट इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई इम्पॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिन्हें हमें डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, केवल उन्हीं सूचनाओं को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये फुल डिस्क्लोजर का रिवर्स है। इसका मतलब जो हमने थोड़ी देर पहले फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखा जहाँ पे ये बताया था कि हमें हर चीज़ें जितनी भी हैं जानकारियाँ वो सारी अपने यूज़र्स को डिस्क्लोज करनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, सारा पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट सूचनाओं को ही प्रकट करना चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर का ये रिवर्स है, रिवर्स फॉर्म में। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट का तो मतलब ये हो गया, जैसे सपोज़ करिए कोई अंबानी है, ठीक है, तो अंबानी के लिए 10 रुपये कहीं खो जाना या 100 रुपये कहीं खो जाना या फिर कहीं मिस हो जाना एक तरीके से कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा। लेकिन एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर के लिए या फिर एक छोटे व्यापारी के लिए अगर उसके 100 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अंबानी के लिए 100 रुपये कुछ मैटर नहीं करते। तो यही बात है कि इम्पॉर्टेंट किसके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सा इवेंट इम्पॉर्टेंट है वो वही हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन ना करके उन्हें हम सन्ड्री एक्सपेंस में एक साथ दिखा देते हैं। तो ऐसा भी हम कई बार करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा विस्तृत ना करके क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हैं उनको सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट बना के उन सबको एक साथ वहाँ शो कर देते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेटर की खरीद को हम स्टेशनरी अकाउंट में शो कर देते हैं। तो ये भी एक मटेरियलिटी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है कि इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस नॉट प्रोस्पेक्टिव इनकम्स। तो इसमें क्या है, इसके कहने का मतलब है कि हम अपने जितने भी लॉसेस होते हैं तो हमको उनको शो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इनकम को शो करना। यानी कि हमको अपने लॉसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक समझदारी वाला काम वही तो होता है ना, कि एक समझदार बिजनेसमैन उसी को कहेंगे जो अपने लॉसेस और अपने जो रिस्क हैं उनको अच्छे से टैकल कर पाए, उनको अच्छे से रिकवर करने में काम कर पाए।
तो एक तरीके से उसे हम समझदार इंसान कहेंगे, बजाय अपने इनकम्स को ज़्यादा देखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय वो अपने लॉसेस और अपने वीक एरियाज़ जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करे। तो इसीलिए इसको कहते हैं समझदारी वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म यानी परंपरावादी और रूढ़िवादी प्रिंसिपल। आगे क्या दे रखा है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट ऑल लॉसेस, वही कि सारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको ना ध्यान रख कर के बजाय उनके हम अपने लॉसेस को रिकवर करने पे और उनको अच्छे से संभालने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है। तो इसके कारण लेखा पुस्तकों में खर्चों को ज़्यादा, आय को कम, यानी एक्सपेंसेस को हम ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, और जो इनकम्स होती हैं उनको हम थोड़ा कम शो करते हैं। एसेट्स को कम, लायबिलिटीज़ को हम ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो प्रोविज़न हम बनाते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम क्यों बनाते हैं कि हम जिससे कि अपने लॉसेस को ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर पाएँ। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज़ शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी क्लोजिंग स्टॉक को भी हम एक तरीके से लोअर कॉस्ट पे शो करते हैं। मार्केट प्राइस और जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उन दोनों में से जो लोअर होती है हम उसी पर उसको ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये भी है कि इसके कारण बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व बनाना इजी हो जाता है। तो अगर हम एक तरीके से जो हमारे लॉसेस हैं उनको हम ज़्यादा शो कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको बियर कैसे करें, उनको कैसे कवर करें, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय अपने इनकम्स को ज़्यादा प्रोत्साहित और प्रेज़ करने के बजाय। तो इसका एक ड्रॉबैक यह कर होता है कि हम कभी कभी बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, यानी ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। अब ये क्या कहता है कि असेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन वैल्यू बट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपनी असेट को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना होता है, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसको मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है। जैसे जैसे टाइम फेज चेंज होता है मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जिसके कारण हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू जो है अकाउंट्स का, अपने बिजनेस का, वो शो नहीं हो पाएगा। तो उससे हमारी जो असेट है उसको हमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो करना चाहिए और ओरिजिनल कॉस्ट में शो करने के बाद उसे हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हमेशा हर साल रिड्यूस करके शो करना होता है। अब नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी हमारी रेवेन्यूज़ और इनकम्स जनरेट हुई हैं उस साल में, तो उसी से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी हमें उसी साल के शो करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं देयरफॉर ऑल आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड प्रीपेड एक्रूड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर मेड। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से हम जितने भी आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड प्रीपेड और एक्रूड इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम लिखते हैं, ठीक है। दिस शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। तो इसके मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही हम क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू अपने बिजनेस का शो कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा वो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से। नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या दे रखा है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फार एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट अमाउंट टू इक्वेट द इक्वेशन, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारी पूरी डबल एंट्री सिस्टम, जो बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें हमें दो एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। यानी जो कुछ भी डेबिट होगा तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ क्रेडिट हो रही होगी। तो डुअलिटी प्रिंसिपल में हम एक इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं कि असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हमारी पूरी अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटायर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो इसी प्रिंसिपल के आधार पे ही हम डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अपनी कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या रूल्स दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जितने भी नाम होते हैं, ठीक है, वो सभी आते हैं, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट। तो जो भी नाम से संबंधित होंगे नेचुरली पर्सनल अकाउंट में वो सब आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो किसी लॉ के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हों, ठीक है, जिनकी आइडेंटिटी किसी लॉ के द्वारा बनाई गई हो, तो जैसे बैंक अकाउंट, LIC अकाउंट, LPG अकाउंट, तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में भी आएंगे जो किसी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, अनअर्ड, प्रीपेड, एक्रूड, ये जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट को भी दो पार्ट्स में बांट रखा है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आते हैं सारे असेट्स, ठीक है, जितने भी बिजनेस के असेट्स होते हैं वो सभी रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट की पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो दे रखा है मैंने, तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, ठीक है। ये रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, समझना है इनको। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जितने भी रिसीवर्स हैं उनको हम हमेशा डेबिट करेंगे और गिवर्स जो हैं उनको क्रेडिट करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट का नियम है। नेक्स्ट रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, जितने भी रियल अकाउंट होते हैं उसका क्या रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में एंटर हुआ है असेट के रूप में उसको हमेशा डेबिट करेंगे, और व्हाट गोज़ आउट, यानी जो भी असेट के रूप में बिजनेस से बाहर गया है, जैसे हमने कुछ सेल किया है फिर कुछ भी, तो वो सब क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उन सभी को डेबिट किया जाता है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। जितने भी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं उन सभी को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच को भी 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है असेट, देन लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। असेट जो होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी कभी असेट बढ़ेगी तो वो DR होगा और घटेगी तो CR होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। लायबिलिटीज़, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो जब कभी भी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो वो हमेशा क्रेडिट साइड शो करेंगी, और जब घटेंगी तो डेबिट साइड। इसी तरीके से कैपिटल जो है उसका भी क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो उसमें जब भी कभी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यूज़ में भी जो है रेवेन्यूज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रेवेन्यूज़ जब कभी बढ़ेंगे तो क्रेडिट बैलेंस एंड घटेंगे तो डेबिट बैलेंस। फिर है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो डेबिट बैलेंस होने से एक्सपेंस जब कभी भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा डेबिट में लिखने में आएगा, और जब कभी घटेंगे तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। इस तरीके से हमारी मॉडर्न अप्रोच कंप्लीट होती है। तो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 2 अप्रोचेस के बारे में स्टडी किया। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी अकाउंटिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो रूल्स हैं ये हमें अच्छे से आने चाहिए, इन्हीं की बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसे आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगली क्लास में हम लेके आएंगे जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं, प्राइम एंट्रीज़ कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ग्रो विद ग्रेड्स। थैंक यू।